खबर है। अब एनडीएमसी क्षेत्र में पीने का पानी पूरी तरह मुफ्त मिलेगा। एनडीएमसी ने फैसला लिया है कि उसके क्षेत्र में मौजूद सभी 38 वाटर एटीएम से अब बिना किसी शुल्क के साफ और ठंडा पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। इससे पहले 23 वाटर एटीएम पर 300 मिलीलीटर पानी के लिए 1 रुपए का शुल्क लिया जाता था, लेकिन अब इस शुल्क को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। यानी अब लोगों को पानी के लिए कोई भुगतान नहीं करना होगा। एनडीएमसी का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य भीषण गर्मी के दौरान राहगीरों, मजदूरों, छात्रों, पर्यटकों और आम नागरिकों को आसानी से सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है, ताकि लू और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याओं से बचाव हो सके। गर्मी के इस दौर में एनडीएमसी का ये कदम आम लोगों को राहत देने के साथ साथ सार्वजनिक सुविधाओं को और अधिक सुलभ बनाने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है। दिल्ली में बिहार भवन के बाहर आज भोजपुर एनकाउंटर में भारत भूषण तिवारी की मौत को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। मौके पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी तैनात रहा। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि भारत भूषण तिवारी की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है और पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। उन लोगों का कहना था कि यदि पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मामले में पारदर्शिता की मांग करते हुए कहा कि सरकार को सच्चाई सामने लानी चाहिए और निष्पक्ष जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन इस मामले को लेकर निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग लगातार उठाई जा रही है। साकेत बिल्डिंग हादसे के बाद पीड़ित परिवारों से मिलने आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची। मुख्यमंत्री ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और इस दुख की घड़ी में सरकार की ओर से हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है और राहत, पुनर्वास तथा आवश्यक सहायता के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को भी प्रभावित परिवारों की हर संभव मदद सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान मौके पर मौजूद डॉक्टर जसवंत और हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने सरकार से त्वरित राहत, उचित मुआवजा और मामले में आवश्यक कार्रवाई की मांग की। साकेत बिल्डिंग हादसे को लेकर प्रशासन की कार्रवाई जारी है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि पीड़ित परिवारों को राहत और न्याय दिलाने के लिए सरकार अपने आश्वासनों को कितनी जल्दी जमीन पर उतारती है। राजधानी दिल्ली के सुभाष नगर में आज एमसीडी की अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई के तहत झुग्गी बस्ती पर बुलडोजर चला। सड़क और नाले के किनारे बनी कई झुग्गियों को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे पिछले करीब 40 वर्षों से यहाँ रह रहे थे। उनका दावा है कि उनके पास बिजली के बिल, राशन कार्ड और अन्य दस्तावेज मौजूद हैं। झुग्गी वासियों का आरोप है कि बिना किसी वैकल्पिक पुनर्वास की व्यवस्था किए उन्हें बेघर किया जा रहा है। वहीं लोगों ने सरकार के जहां झुग्गी वहीं मकान के वादे पर भी सवाल उठाए और मांग की कि कार्रवाई से पहले पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। फिलहाल एमसीडी की कार्रवाई जारी है और पूरे इलाके में सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल तैनात है। अब बड़ा सवाल ये है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के साथ साथ प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की जिम्मेदारी कैसे और कब पूरी होगी। राजधानी दिल्ली में नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्वी दिल्ली की प्रीत विहार पुलिस ने एक ड्रग्स सप्लाई चेन का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक नाइजीरियाई और एक केन्याई नागरिक भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के कब्जे से करीब 11 ग्राम MDMA और 61 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। इसके अलावा 1,37,000 रुपए से ज्यादा की नकदी भी जब्त की गई है। प्रारंभिक जांच में पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये गिरोह दिल्ली और NCR में किस नेटवर्क के जरिए ड्रग्स की सप्लाई कर रहा था और इसके तार किन किन लोगों से जुड़े हैं। बरामद नकदी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और इस ड्रग्स रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। अब जांच का फोकस इस पूरे सप्लाई नेटवर्क का खुलासा करने और इसके पीछे मौजूद बड़े नेटवर्क तक पहुंचने पर है। दिल्ली के गीता कॉलोनी फ्लाईओवर से एक बाइक नीचे गिर गई। पुलिस के मुताबिक ब्रेकर आने से बाइक ने संतुलन खो दिया।
जिसके बाद बाइक पर सवार 35 वर्षीय आशीष अपनी 2 बेटी रूबी और मानसी के साथ फ्लाईओवर से नीचे गिर गए। घायलों को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मानसी की टांग में फ्रैक्चर हुआ है और सिर में गंभीर चोट आई है, जबकि आशीष और उसकी बड़ी बेटी रूबी पेड़ से टकराते हुए नीचे गिरे, जिसकी वजह से उन्हें ज्यादा चोटें नहीं आई। आशीष 5वां पुस्ता सोनिया विहार में रहते हैं। हादसे के वक्त दोनों बेटियों को लेकर दरियागंज जा रहे थे। उधर सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। शुरुआती जांच में बाइक का संतुलन बिगड़ना हादसे का कारण माना जा रहा है। दिल्ली के शास्त्री पार्क के पास यमुना खादर इलाके में भीषण आग लग गई। आग करीब 50 मीटर से ज्यादा क्षेत्र में फैल गई, जिसकी लपटें और धुआं कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दिए। घने धुएं के कारण आसपास की सड़कों पर और हाईवे पर विजिबिलिटी भी प्रभावित हुई। मौके पर दमकल विभाग की 4 गाड़ियां तैनात की गईं। इसके अलावा एक एम्बुलेंस और स्थानीय पुलिस बल भी मौजूद रहा। दमकल कर्मियों ने लगातार प्रयास कर आग पर काबू पाने की कोशिश की, जबकि पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था संभाली और लोगों को प्रभावित क्षेत्र से दूर रखा। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक किसी के हताहत होने या बड़े जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। मैं 2:30 बजे अपने घर से निकला किसी दोस्त से मिलने जाने के लिए। तो मैं घर से जैसे निकला तो पूरा धुआं मुझे दिखाई दिया और निकलता हुआ। मैं जब आगे आया तो मुझे पता चला कि पूरा आग फैल चुका, आग लगा हुआ है। रीजन में आग इसलिए लगा हुआ है कि यहाँ पर अवैध जो है कूड़ा खत्ता बसा हुआ है पूरा। जितने भी लोग मतलब कूड़ा उड़ा चुनते हैं सब लोग लाकर पूरा यहीं पे बसे हैं और सारा का लग गई होगी। अब कुछ बता नहीं जा सकता, लेकिन कूड़ा खत्ता था यहाँ पे पूरा। और गर्मी का टाइम तो वैसे भी है, पेड़ पौधे हैं और ये जगह कहीं छोटा सा लगा होगा पूरा आग फैलता गया। दिल्ली सरकार ने राजधानी की स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को आधुनिक और जवाबदेह बनाने के लिए 473 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत दिल्ली की करीब 96,000 पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों को स्मार्ट LED लाइटों में बदला जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे न सिर्फ ऊर्जा की बचत होगी, बल्कि सड़कों पर बेहतर रोशनी भी सुनिश्चित की जा सकेगी। इस परियोजना की सबसे बड़ी खासियत रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम है। नई स्मार्ट LED लाइटों की निगरानी एक केंद्रीकृत कंट्रोल सिस्टम के जरिए की जाएगी, जिससे किसी भी लाइट में खराबी आने पर तुरंत जानकारी मिल सकेगी और उसे जल्द दुरुस्त किया जा सकेगा। दिल्ली की सड़कें अब सिर्फ रोशन नहीं बल्कि स्मार्ट भी होंगी। दिल्ली सरकार ने 473 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस परियोजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत PWD सड़कों पे लगे 96,000 स्ट्रीट लाइट्स को बदलकर अब स्मार्ट LED स्ट्रीट लाइट में बदला जाएगा। लेकिन इस पूरे परियोजना में जो सबसे चर्चा का विषय है वो है इसके मॉडल पर। दिल्ली NCR में सोमवार को मौसम ने गर्मी के बीच राहत की हल्की दस्तक दी। पिछले 2 दिनों के मुकाबले तापमान कुछ नरम हुआ, जिसकी वजह से लोग अपने परिवारों के साथ घरों से बाहर निकले। पुराना किला और दिल्ली चिड़ियाघर जैसे पर्यटन स्थलों पर अच्छी खासी चहल पहल देखने को मिली। राजस्थान, मेरठ और आसपास के कई इलाकों से आए पर्यटकों ने बताया कि सोमवार का मौसम पहले के मुकाबले काफी सुहाना लगा। हल्की ठंडी हवाओं और बादलों की आवाजाही ने घूमने का मजा और बढ़ा दिया। बच्चे हो या बड़े, हर कोई परिवार के साथ इस मौसम का आनंद लेता नजर आया। अच्छा मौसम है। हाँ। इसी वजह से घूमने आए होंगे। हाँ जी। वैसे दिल्ली में बहुत गर्मी है कुछ। हाँ बहुत। जून का महीना बहुत गर्म है। हाँ बहुत गर्म है। आज राहत महसूस होगी। हाँ हाँ। इसी मौसम में सही है, घूमने लायक तो होना ही चाहिए ऐसे। मतलब इसी मौसम में घूमा जा सकता है। दिल्ली में पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से आज से मेगा पौधारोपण अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत राजधानी के विभिन्न इलाकों में बड़े पैमाने पर पौधे लगाए जाएंगे ताकि वायु प्रदूषण को कम किया जा सके और पर्यावरण को बेहतर बनाया जा सके। अभियान की शुरुआत के मौके पर मुख्यमंत्री ने दक्षिण दिल्ली स्थित असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्षेत्र में पौधारोपण किया और लोगों से इस पहल में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील भी की। उन्होंने नागरिकों, सामाजिक संगठनों, छात्रों और स्वयंसेवी समूहों से ग्रीन वॉरियर बनकर पर्यावरण संरक्षण की इस मुहिम को जन आंदोलन का रूप देने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाना समय की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी कहा कि केवल पौधे लगाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसकी देखभाल करना, उनका संरक्षण करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
दिल्ली में मानसून से पहले सड़कों की स्थिति सुधारने और लोगों को सुरक्षित एवं सुगम आवागमन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी ने विशेष गड्ढा मरम्मत अभियान शुरू किया है। इसी क्रम में पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने मथुरा रोड पर चल रहे मरम्मत कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों से कार्य की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम से पहले राजधानी की सभी प्रमुख सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है और चिन्हित गड्ढों की मरम्मत प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मरम्मत कार्य समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से किया जाए ताकि मानसून के दौरान लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। वहीं पीडब्ल्यूडी के अनुसार दिल्ली के विभिन्न इलाकों में सड़क सर्वेक्षण माध्यम से क्षतिग्रस्त हिस्सों की पहचान की गई है और विभागों की टीमें लगातार मरम्मत कार्य में जुटी हुई हैं। कई प्रमुख मार्गों पर विशेष निगरानी की जा रही है ताकि कार्य में तेजी लाई जा सके। उत्तर पूर्वी दिल्ली के वेलकम मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 2 के नीचे एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि शव पुलिस बूथ से महज 10 मीटर की दूरी पर मिला, जिससे स्थानीय लोगों और राहगीरों के बीच चिंता का माहौल बन गया। घटना ऐसे क्षेत्र में सामने आई है जहां दिन भर भारी संख्या में लोगों की आवाजाही रहती है। भीड़ भाड़ वाले इस इलाके में शव मिलने के बाद सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी तंत्र को लेकर भी कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आसपास के क्षेत्र को घेरकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है ताकि मौत के सही कारणों का पता लगाया जा सके। शुरुआती जाँच में मृतक की पहचान नहीं हो सकी है और पुलिस उसकी शिनाख्त के प्रयास लगातार कर रही है। इसके लिए आसपास के लोगों से पूछताछ भी की जा रही है और क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी लगातार खंगाली जा रही है। हरियाणा के सोनीपत जिले के गांव खुबड़ू के खेतों में पुलिस और एक कुख्यात गैंगस्टर के बीच हुई मुठभेड़ में गैंगस्टर गोपाल मारा गया। बताया जा रहा है कि मृतक गोपाल अटाल गांव का निवासी था और कई आपराधिक मामलों में शामिल रहा था। पुलिस के मुताबिक जेल से पैरोल पर बाहर आने के बाद वह गन्नौर क्षेत्र में सक्रिय होकर दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा था। करीब 70 दिन पहले एक हत्या के मामले में अदालत से उम्र कैद की सजा मिलने के बाद उसे पैरोल मिली थी। सूचना के आधार पर सोनीपत क्राइम ब्रांच और गन्नौर क्राइम यूनिट ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ने का प्रयास किया, जिसके दौरान दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी हुई। मुठभेड़ में गैंगस्टर गोपाल को कई गोलियां लगी और उसकी मौत हो गई। इस दौरान सोनीपत क्राइम ब्रांच के हेड कांस्टेबल देवेंद्र भी घायल हो गए, जिनके हाथ में गोली लगी है। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं मृतक गैंगस्टर के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल के शवगृह में रखवाया गया है। अलवर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र के ग्राम मदनपुरी में एक बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है, जहां अज्ञात चोर एक मकान से लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण और नकदी लेकर फरार हो गए। पीड़ित परिवार के मुताबिक घटना 18 जून की रात की है। घर की मालकिन राजबाला जाटव किसी पारिवारिक कार्यक्रम से पीहर भिवाड़ी गई हुई थी। जब वह 20 जून को घर वापस लौटी तो घर का सामान बिखरा हुआ मिला और अलमारियों के ताले टूटे हुए थे। जांच में पता चला कि चोर घर में रखे कीमती जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए हैं। शिकायत के मुताबिक चोर करीब 25 लाख रुपए के सामान लेकर फरार हुए हैं। चोरी हुए सामान में सोने के हार, अंगूठियां, चेन, टॉप्स, नथ, कानों के जेवर, चांदी की पायजेब, कड़ियां, सिक्के समेत कई आभूषण शामिल हैं। इसके अलावा करीब 3 लाख रुपए नकद की भी चोरी की गई है। बताया जा रहा है कि बदमाश चारदीवारी फांद कर घर में घुसे और मुख्य गेट तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। अलवर कोतवाली थाना क्षेत्र की स्कीम नंबर 1 में एक निजी अस्पताल के बाहर बाइक चोरी की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक 2 बदमाश बाइक पर सवार होकर मौके पर पहुंचे। उनमें से एक बदमाश हेलमेट पहनकर पैदल निजी अस्पताल के बाहर गया और मरीज के परिजन की खड़ी बाइक का लॉक तोड़ने लगा। इसी दौरान पीड़ित ने उसे देख लिया और तुरंत अपनी बाइक की ओर दौड़ पड़ा। जब उसने बदमाश को बाइक ले जाने से रोका तो आरोपी ने उस पर हमला करने की भी कोशिश की और देशी कट्टा दिखाकर धमकाया।
जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस दौरान बदमाश भागते भागते मौके पर एक मास्टर की छोड़कर फरार हो गए। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें बदमाश द्वारा बाइक चोरी का प्रयास और पीड़ित के साथ धक्का मुक्की स्पष्ट दिखाई दे रही है। घटना के बाद पीड़ित ने आरोप लगाया कि पुलिस को तुरंत सूचना देने के बावजूद पुलिस समय पर नहीं पहुंची। इसके बाद वो अपनी बाइक को मिस्त्री के पास लेकर गया और लॉक ठीक करवाया। बताया जा रहा है कि घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। करनाल जिले के नीलोखोड़ी क्षेत्र में पोल्ट्री एरिया में एक विवाद के चलते हिंसक वारदात सामने आई है, जिसने पूरे इलाके में तनाव का माहौल पैदा कर दिया है। जानकारी के मुताबिक मामला एक लड़की से जुड़े पुराने विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनकी बेटी के साथ कुछ युवकों द्वारा पहले छेड़छाड़ की जाती थी, जिसकी शिकायत पहले ही पुलिस को दे दी गई थी, लेकिन उस समय मामला आपसी समझौते के बाद शांत हो गया था। परिजनों का कहना है कि हाल में ही वही युवक फिर से इलाके में घूमते हुए दिखाई दिए, जिनको समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन वे नहीं माने। इसके बाद परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की बात कही, लेकिन आरोप है कि उसी दौरान युवक उनके घर पर पहुंच गया और झगड़ा शुरू हो गया। इस झड़प में 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिवार ने आरोप लगाया है कि हमले में हथियार का इस्तेमाल किया गया और गोलियां भी चलाई गईं। हालांकि पुलिस का साफ कहना है कि अभी तक गोली चलने की कोई पुष्टि नहीं हुई है और मौके से कोई भी खाली खोखा बरामद नहीं किया गया है। पुलिस ने घायलों की मेडिकल रिपोर्ट मंगवाई है और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और दोनों पक्षों की पूछताछ की जा रही है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। शामली के थाना कांदला क्षेत्र के एक गांव में अवैध संबंधों के शक के आधार पर पति द्वारा पत्नी को 3 तलाक देने का मामला सामने आया है, जिसने 4 बच्चों की मां को संकट में डाल दिया है। महिला ने पुलिस को तहरीर में बताया कि वो अपने पति के साथ ईंट भट्टे पर मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करती थी। उनके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। पीड़िता का कहना है कि उस पर लगाए गए आरोप पूरी तरह निराधार हैं और बिना किसी ठोस सबूत के उसे घर से बाहर निकाल दिया गया है। महिला के अनुसार पति ने केवल शक के आधार पर विवाद करते हुए उसे 3 तलाक देकर घर के बाहर कर दिया है, जिसके बाद वो अपने बच्चों के साथ असहाय स्थिति में पहुंच गई है और उनके पालन पोषण की गंभीर समस्या उनके सामने खड़ी हो गई है। पीड़िता ने कांदला थाने में शिकायत देकर आरोपी पति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और अपने बच्चों के लिए न्याय की मांग की है। वहीं थाना प्रभारी सतीश कुमार ने बताया कि मामले की तहरीर प्राप्त हो चुकी है और जांच की जा रही है। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बागपत पुलिस को देर रात बड़ी सफलता मिली है, जब थाना खेकड़ा पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान बिजली के तार चोरी करने वाले एक सक्रिय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए उनके 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक 20 और 21 जून की दरमियानी रात करीब 1:45 बजे पुलिस क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ संदिग्ध लोग कोणार्क चौराहे से ग्राम बसी जाने वाले नहर मार्ग पर पेरीफेरल अंडरपास के नीचे मौजूद हैं। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी शुरू कर दी। पुलिस को देखते ही बदमाशों ने भागने का प्रयास किया, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। इसके बाद पुलिस ने मौके से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से अवैध हथियार, चोरी किया गया बिजली का तार और एक वाहन बरामद किया गया है। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों के आपराधिक इतिहास और अन्य वारदातों में उनकी संलिप्तता की जांच कर रही है। अमरनाथ यात्रा के आगामी आयोजन को देखते हुए सांबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सख्त कर दिया गया है। यात्रा शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं, जिसके चलते सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सीमा क्षेत्र से लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग तक आने वाले सभी प्रमुख संपर्क मार्गों पर सुरक्षा चाक चौकियां, नाके स्थापित कर दिए गए हैं, जहां हर गाड़ी और व्यक्ति की सघन जांच की जा रही है। संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को समय रहते रोका जा सके। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सीमा के संवेदनशील इलाकों और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही लगातार गश्त अभियान भी चलाया जा रहा है, जिससे पूरे इलाके में चौकसी और निगरानी लगातार बढ़ाई गई है। सुरक्षा एजेंसियां हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं और खुफिया तंत्र को भी सक्रिय किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि अमरनाथ यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं और सुरक्षा बल किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार और सतर्क हैं।
जम्मू शहर स्थित जनीपुर मंदिर में ज्येष्ठ अष्टमी के मौके पर भक्तों ने पारंपरिक उत्साह और श्रद्धा के साथ खीर भवानी मेले का आयोजन किया। ये मंदिर श्रीनगर स्थित प्रसिद्ध खीर भवानी टेम्पल का प्रतिरूप है, जिसे साल 1990 के दशक में कश्मीरी प्रवासियों द्वारा अपने विस्थापन के बाद धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक पहचान को जीवित रखने के उद्देश्य से बनाया गया था। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और माता रागन्या के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। मेले के दौरान पूरे परिसर में भक्ति गीत, मंत्रोच्चार और धार्मिक अनुष्ठानों का वातावरण देखने को मिला, जिससे वातावरण आध्यात्मिक हो गया। श्रद्धालुओं ने पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार पूजा अर्चना की और मंदिर परिसर में प्रसाद के रूप में खीर अर्पित की गई। ये आयोजन कश्मीरी पंडित समुदाय की आस्था, एकता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक माना जाता है। समय के साथ ये मेला न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि सामाजिक एकजुटता का भी संदेश देता है। प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा और व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए गए हैं, ताकि श्रद्धालु शांतिपूर्ण ढंग से पूजा अर्चना कर सके। राम मंदिर में चंदा चोरी मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। 35 से 40 गणना कर्मी हटाए गए हैं। वहीं राम मंदिर की दान पेटी से चोरी हुए मामले की जांच कर रही एसआईटी की टीम प्रारंभिक रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपेगी। बताया जा रहा है कि एसआईटी की रिपोर्ट में बहुत सारी खामियां हैं, जिसके चलते अंतिम रिपोर्ट आने में देरी हो रही है। वहीं विपक्ष अब इस पूरे मुद्दे को लेकर और हमलावर हो गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीते रविवार को जमकर हमला बोला। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने 14 लोगों के लिखित बयान दर्ज किए हैं, जो कि आधिकारिक दस्तावेज से मेल नहीं खा रहे हैं। और ये भी सामने आया है कि सेवादारों को इस गबन की पहले से ही जानकारी थी। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ट्रस्ट में शामिल न होने के बावजूद गोपाल राव प्रबंधन देख रहे थे और दान पात्रों की मुख्य चाबियां टिन्नू यादव के पास रहती थी। हालांकि शुरुआती तौर पर किसी को सीधे दोषी न ठहराते हुए एसआईटी ने पूरी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए एक पेशेवर सीईओ को तैनात करने और मैनेजमेंट के लिए कॉर्पोरेट तरीका अपनाने की बड़ी सिफारिश भी की है और विस्तृत जाँच के लिए सरकार से और ज्यादा समय मांगा है। जम्मू कश्मीर जिले के कुंजर इलाके में स्थित अपने गांव चक के नारायण दास पे लगभग 5 कश्मीरी पंडित परिवारों ने 35 साल बाद वापसी की। इन परिवारों ने गांव वालों के प्रति अपना स्नेह और चिंता को जाहिर किया और कश्मीरी मुसलमानों द्वारा पूरे उत्साह के साथ किए गए स्वागत से वे बेहद खुश भी हुए हैं। पंडित परिवारों ने कहा कि वे कश्मीर के अपने भाईचारे को बहुत याद करते हैं और अपने ही गांव वापस आकर बसना चाहते हैं। पंडित परिवारों ने कुंजर के तहसीलदार सैयद इयाद कादरी का उनके बेहतरीन सहयोग और हर तरह की मदद के लिए धन्यवाद भी किया। हम चक नारायण दास से पहले रहते थे। हम आज बड़ी